लेकिन के शर्मा जी, छात्रों की गूंज के बीच में जो ये युवा संवाद है, क्या लगता है आपको कितना असरदार होगा? निश्चित तौर से राजीव जी, युवा देश के भविष्य हैं और युवाओं से संवाद यह बहुत आवश्यक भी है। और इस बात को हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बहुत पहले से ही समझा है और यही कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद के कार्यक्रम, युवा नव मतदाता सम्मेलन, ऐसे तमाम योजनाओं को पिछले कई वर्षों से चला रही है। और जो हम तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान युवाओं का है। युवाओं ने अपना विश्वास व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में और तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं समझता हूं कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी उसे बड़ी गंभीरता से लेती है और इस देश का युवा राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है, उसकी राष्ट्रीय चेतना जागृत है। इसलिए वो इस बात को भी समझती है कि वंदे मातरम जो गीत है वो जिस राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, आज उसका जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी उसका अपमान कर रही है, जिस ढंग से उसका बहिष्कार कर रही है, निश्चित तौर से यह देश का युवा इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश का युवा राष्ट्रीयता के प्रति उतना ही कटिबद्ध है। क्योंकि राष्ट्र है तो सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र को यदि विभाजन करने की कोशिश की जाए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने 1937 में वंदे मातरम गीत के 2 टुकड़े किए, फिर देश के 2 टुकड़े किए और अब आने वाले समय में वो पुनः चाहती है कि इस देश के कई टुकड़े हों। इसलिए इस देश का युवा, इस देश की एकता का प्रतीक, वह निश्चित रूप से वो देश की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहेगा। तो निश्चित तौर से वह देश में चेतना के प्रतीक जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके भी टुकड़े को, उसके भी जो 2 टुकड़े करके कांग्रेस पार्टी जिसको अपना ये समझ रही है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो इसका भी विरोध इस देश की युवा ही कर रहा है, इस देश की युवा ही करेगी और उसका खामियाजा निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं चाहता हूं इस पर आप अब रिएक्ट करें कि आपकी देशभक्ति को ही उस संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप क्या वाकई देशभक्त हैं भी? आप छात्रों की गूंज तो कर रहे हैं, तो छात्रों की बात आप क्या करेंगे? आप तो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं। राजीव भाई कहते हैं ना कि हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर और भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुम पर जंतर मंतर। भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहना है कहें, भारतीय जनता पार्टी वाले नैरेटिव हार गए। आप देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, आपको झंडे की भी बात बताऊंगा, वंदे मातरम की भी। पहले एक चीज सुन लीजिए राजीव भाई, आज तक पिछले 2014 से आज तक आप हमें एक कोई लाइन बता दो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वर्सेस राहुल गांधी। हमेशा यह रहता था कि मोदी शाह, मोदी जी की ये नीति, मोदी जी की वो नीति। आज भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव और परसेप्शन दोनों हार गई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी जी वृद्ध हो गए। अब उन्होंने कहा कि नितिन नवीन वर्सेस राहुल गांधी। हम इसका स्वागत करते हैं। एक बात। दूसरी बात आप आ जाइए, अभी इन्होंने बड़े बड़े युवाओं की बात करी, बड़े बड़े क्या नाम देश की बात करी। मैं आपको पहले तो वंदे मातरम पर ही बता दूं, मैं चुनौती देकर के आदरणीय के शर्मा जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनको कहता हूं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था वो बता दें और 2026 में भारत का क्षेत्रफल आज कितना है वो बता दें। आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कौन देशभक्त है और कौन सी पार्टी देशद्रोही है, कौन सी पार्टी चाय पिला करके, झूला झूला करके अपने देश में अतिक्रमण करने देती है, अरुणाचल प्रदेश में, गलवान में और लद्दाख में, और कौन सी पार्टी ऐसी है जो किसानों के साथ गद्दारी करके
क्या नाम जो है यूएस ट्रेड डील करती है, जिसमें यूएस कहता है कि साहब हमारा किसान तो यहां पर 0% टैरिफ करेगा और हिंदुस्तान का किसान अगर अपना प्रोड्यूस का अमेरिका बेचता है तो उसको 18% टैरिफ देना पड़ेगा। तो गद्दार कौन है, देश को तोड़ने वाला कौन है, इसके बारे में आपको दूसरी बात और बताता हूं। तो ये जो बात अभी के शर्मा जी कह रहे थे राष्ट्रगान के लिए और राष्ट्रगीत के लिए, तो जो चीज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन 4 लोगों ने मिलकर के तय की थी कि 2 स्टेंजा गाए जाएंगे, वही हम गा रहे हैं और आगे भी गाएंगे। अंग्रेज हमको मारते थे, इन लोगों की सुरेंद्र जी, मुखबिरी अब तो पे। संसद संघियों से की कानून मुखबिरी पारित हो पे गया ना, अंग्रेज हमें कानून बन गया है, उसका पालन नहीं करेंगे आप? तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं सर। आप जवाब तो सारे हैं मेरे पास। हम संसद से पारित हर कानून को सर माथे पर रखते हैं। जहां जहां सरकारी कार्यक्रम होगा, जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे। और जहां जहां हमारे अधिवेशन होंगे, जहां जहां हमारे कार्यक्रम होंगे, वहां हम 2 स्टेंजा गाएंगे। ये बहुत क्लियर है। देश में जहां पे सरकारी कार्यक्रम हो रहे होंगे, वहां पर 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम हम सब लोग गाएंगे, पूरा हिंदुस्तान गाएगा। लेकिन जहां पर हमारा अपना कार्यक्रम जैसे हम गाते आए हैं 1937 से, वैसे हम गाते रहेंगे। ठीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अफगानिस्तान, पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अफगानिस्तान जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, देश को तोड़ रही है। ये सारी बातें कर क्यों रही है? क्योंकि ये लोग जेनजी से हार गए। ठीक है, ठीक है। इस पर के शर्मा जी रिएक्शन, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा कि वो क्लियर कह रहे हैं कांग्रेस के। ठीक है, कंप्लीट कर दीजिए। सिर्फ 10 सेकंड सर जी। तो बात सबसे बड़ी ये है, आपसे बताएं राजीव भाई, कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव भी हार गई, परसेप्शन भी हार गई। इसलिए आज लोगों को नौकरी ना देनी पड़े, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को, अल्पसंख्यक को, अगर इनको इनका अधिकार ना देना पड़े, अडानी और अंबानी के सामने सारे देश के संसाधन गिरवी रख दें, नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाएं और नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के समय पीओके न ले। ये तो कह रहे थे कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने में पीओके आ जाएगा। कहां है पीओके? ठीक है, के शर्मा जी, मतलब इसका आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी वो बता रहे हैं, पूरा क्लियर है। हमारे कार्यक्रमों में हम 2 स्टैंजा गाएंगे, सरकारी कार्यक्रम होंगे, पूरा वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन आप बताइए कि इस समय भारत का क्षेत्रफल कितना है? नहीं, यही तो नियत में खोट है राजीव जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि आप हार गए, ये हार गए। लोकतंत्र में राजीव जी जनता जनार्दन होती है और जो जनता की सोच होती है सरकार को उसी रूप में काम करना पड़ता है। लेकिन इस देश में ये भी उदाहरण है, 70 के दशक में यही छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट खड़ी हुई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी और पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। यह एक सोच है और एक दूसरी सोच है जो इस समय मोदी जी की सरकार ने दिखाया है। तो हम तानाशाह नहीं हैं कांग्रेस की तरह, और ना हम तानाशाही पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और निश्चित रूप से जनता जनार्दन की भावना को स्वीकारना चाहिए। अब ये जो टाइटल है तो आपने दिया नितिन नवीन राहुल वर्सेस राहुल, ये तो हमारा तो टाइटल है नहीं, लेकिन आपने अपने डिबेट का हिस्सा इसको बनाया है, तो मैं इसको क्या कहूं। लेकिन क्या है, कांग्रेस के लोगों की 90 हार देखते देखते, पिछले 20 साल से राहुल गांधी की असफलता को देखते देखते उनको समझ नहीं आता कि मैं किस बात पर यह प्रशंसा कर लें राहुल गांधी की। मुझे हंसी आती है, इतना राजनीतिक दिवालियापन कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हो गया है, कांग्रेस पार्टी का हो गया है। अरे आप जो नेता आपका 20 साल में जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसको आप कहीं से सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से। और लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, 1901 बात पूरी कर दूं, 1937 का हम रेजुलेशन मानेंगे साहब। प्रश्न यह है कि 1937 में कांग्रेस पार्टी को यह रेजुलेशन लाना क्यों पड़ा? किसके दबाव में उन्होंने वंदे मातरम के गीत को 6 छंदों से 2 छंद किया? उसके पहले तो 20 साल तक तो आप पूरा गाते थे साहब।
पूरे 6 छंद गाते थे और कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाते थे। लेकिन जब 1923 में मोहम्मद जिन्ना ने कांग्रेस अधिवेशन में इसका विरोध किया और यह कहा कि यह पूरा नहीं गाया जाना चाहिए, यह गीत नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपने 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान के वोट के लिए आपने ये काम किया। और 1938 में इस बात का, राजपूत जी आपको एक उदाहरण भी दे देता हूं। 1938 में नेहरू जी का जो पत्राचार मोहम्मद जिन्ना के साथ हुआ, जिसमें जिन्ना के 14 मांगों के संदर्भ में नेहरू जी ने जो पत्र लिखे, उस पत्र का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है क्योंकि आपकी तरफ सीधा टारगेट है। ठीक है कि उस समय भी आप सुरेंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड में, फिर आज भी आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, यही आपकी नीयत है। जी, पहली चीज तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से पहले आदरणीय के शर्मा जी को व्हाट्सएप नहीं, वैसे पढ़ लिख करके आना चाहिए। जिन्ना ने कांग्रेस कब छोड़ी थी जरा बता दें। 1923 में छोड़ी थी, 20 में छोड़ी थी या 37 में छोड़ी थी? कब छोड़ी थी जिन्ना ने कांग्रेस? जब जिन्ना कांग्रेस में था ही नहीं। जिन्ना तो आपका वो है भाई, पुरखा है, क्योंकि आप कहते हो, आरएसएस वाले कहते हैं कि गुजरात में के जो 100 सबसे बड़े सेनानी हैं, उसमें पहले 10 लोगों के बीच में जिन्ना है। ये मैं नहीं कहता, आरएसएस कहती है कि जो गुजरात से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो जिन्ना 10वें नंबर पर नहीं, 8वें नंबर पर है। पहले नंबर पर महात्मा गांधी है। ये जिन्ना, क्या नाम इसके अनुसार, आरएसएस के अनुसार। तो जिन्ना तो भाई आपके पुरखे, नंबर 1। नंबर 2, वैचारिक दरिद्र इतना मत बनिए कि आप जनता के लिए बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पैलेट गन चलवाई हमारे छात्रों के ऊपर, जो कह रहे हैं कि युवाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। पैलेट गन चलवा के युवाओं का ध्यान रखते हैं, लाठी मार के युवाओं का ध्यान रखते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ करके युवाओं का ध्यान रखते हैं। आप युवाओं को आतंकी और पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कह करके आप क्या नाम युवाओं का ध्यान रखते हैं आप। या रात में 12 बजे नींद नहीं आ रही है तो वीडियो बना करके ध्यान रखते हैं। युवाओं के लिए किया क्या आपने? 29 लाख पद खाली है, 29 लाख पद खाली है। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच करके आप अडानी और अंबानी के नौकर बनाते हैं युवाओं को, और उनको भी नौकरी नहीं मिलती है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के दुश्मन हैं आप। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी बात है, मैं जवाब लूंगा क्योंकि शर्मा जी, लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मतलब आपके पीडीए में जेनजी कहां है? बीजेपी भी कैंपेन चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आपके पीडीए में कहां है जेनजी? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की हालत वो हो गई है, जैसे हम कहते हैं ना, वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, तुम एकता की बात करना। वो धर्म की बात करेंगे, तुम हिंदुस्तान की बात करना। वो वंदे मातरम पे बंटवारे की बात करेंगे, तुम छात्रों की एकता पे टिके रहना। छात्रों, युवाओं के भविष्य ही नहीं बचेगा तो राष्ट्रगान कौन गाएगा? राष्ट्रगान गाने के लिए हमें युवाओं के, राष्ट्रों के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे छात्र, उनका भविष्य तो सुनिश्चित करना है। वो भविष्य अगर उनका सुनिश्चित नहीं होगा हमारे देश के लोगों का, तो राष्ट्रगान गाएगा कौन? राष्ट्रगीत के लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रगीत की बात होती है भाई, संविधान, हम लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, ये उस पर राजनीति तो करते हैं। मैं तो आज सुबह देख रहा था, मैं इनसे पूछता हूं, मैं चैलेंज भी करता हूं आपको, और आपके कैमरामैन भी निकल के जाएं, क्या इस देश के अंदर में जो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो रेहड़ी वाले हैं, हमारे जो रिक्शे वाले हैं, हमारे जो मजदूर हैं, क्या वो पूरा हमारा राष्ट्रगीत गा सकते हैं? वंदे मातरम पूरा गा सकते हैं? क्या उनको संस्कृति आती है? क्या इतनी संस्कृति आती है कि पूरा गा लें वो? तो इसके मतलब अगर वो पूरा नहीं गा पाएंगे तो राष्ट्रभक्त नहीं है। तो रेहड़ी वाला, किसान, हमारा मजदूर, कमजोर व्यक्ति, काम करने वाला, अगर वो नहीं गा पाएगा वंदे मातरम, तो क्या इस देश का राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएगा? या उस पर आप नहीं उन सभी के ऊपर टैग लगा देंगे कि राष्ट्रभक्त नहीं है जो नहीं गा पाएगा? सवाल यह है कि इसके भाव को समझने की जरूरत है। जो हमारा वंदे मातरम गीत है, उसके भाव को समझिए। यही शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां साहब